हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन जो है पहाड़िया विद्रोह के बारे में है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए, पहाड़िया विद्रोह की अगर बात करेंगे तो ये जो है पहाड़िया लोग तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो पहाड़िया होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले तो हो गया सौरिया पहाड़िया, दूसरा हो गया माल पहाड़िया और तीसरा हो गया कुमार भाग पहाड़िया। ठीक है, ये सौरिया पहाड़िया जो है एक्चुअली में उरांव जनजाति के ही लोग हैं। ठीक है, ये जब उरांव जनजाति झारखंड में प्रवेश किए थे तो सोन नदी के किनारे होते हुए जो है ये कहाँ पर राजमहल के पहाड़ी वाले क्षेत्र में जाकर बस गए थे। तो ये जो है कहाँ पर है, राजमहल पहाड़ी। ठीक है, तो राजमहल पहाड़ी का ऊपर वाला जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं पर ये जाकर क्या हुए थे, बस गए थे और वहाँ पर इनका जीवन यापन जो है वनों के फल खाकर, ठीक है, शिकार करके, यही सबसे चलता था। ये कृषि करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे और कृषि भी नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए अंग्रेज़ों को जो है इनसे उतना कुछ खास फायदा नहीं होने वाला था। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, मालभाग पहाड़िया और कुमारभाग पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया जो होता है ये गौ मांस का सेवन करते हैं। ठीक है, लेकिन माल पहाड़िया जो है गौ मांस का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए इनका और सौरिया पहाड़िया का उतना बनता नहीं है। और एक पहाड़िया क्या हो गया, कुमारबाग पहाड़िया। ठीक है, सौरिया पहाड़िया को जो है हम मलेर पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं, मलेर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सौरिया पहाड़िया अगर उपनाम पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, मलेर पहाड़िया। ठीक, तो ये जो राजमहल क्षेत्र आता है, राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र आता है, इसमें कौन सा हो गया। ठीक है, राजमहल के क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, एक तो गोड्डा आता है, ठीक है, कुछ दुमका का भी क्षेत्र आता है, फिर क्या आता है, गोड्डा आता है, फिर पाकुड़ आता है, फिर क्या आता है, साहेबगंज आता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो पहाड़िया लोग हैं इनका जीवन यापन, खास करके इस पहाड़िया की बात करें, ये कृषि नहीं करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें किसान भी होते हैं। माल पहाड़िया, कुमारबाग पहाड़िया और भी है, किसान होते हैं। वन का जो है उत्पाद बेचकर, वनोत्पाद बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें शिकारी भी होते हैं। ठीक है, शिकारी भी होते हैं, लेकिन सौरिया पहाड़ी जो है ये ज़्यादातर शिकारी होते हैं, ये किसानी नहीं करते हैं, कृषि नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, अब देखिए पहाड़िया विद्रोह में कौन सा कथन है। तो पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में वर्णित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इनके जो है पहाड़िया विद्रोह का 4 चरण था। अगर सबसे पहला चरण की बात की जाए तो 1772 में ये स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर दूसरा चरण कब, 6 साल के बाद 1778 में होता है। नेक्स्ट जो होता है 1 साल के बाद ही 1779 में होता है। और उसके बाद जो है चौथा चरण कब से, 81 से स्टार्ट होता है, फिर 82 तक होता है। तो ये पहला चरण था, ये दूसरा चरण था, ये तीसरा चरण था और ये कितना, चौथा चरण हो गया। ठीक है, इसलिए ये वाला क्या है, करेक्ट है। पहाड़िया विद्रोह जो है लगभग 10 वर्षों तक चला है, ये भी क्या है, सही है। अगर ये स्टार्ट कब से होता है, 1772 से स्टार्ट होता है और अंत कब होता है, 1782 तक, यानी ये क्या हो गया, 10 वर्ष तक चला है। यानी कि उपरोक्त दोनों कथन मेरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। अगर पहाड़िया विद्रोह के प्रमुख कारण अगर बोला जाए तो ये कारण क्या था कि जो मनसबदार थे उनके द्वारा जो है पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या कर दिया गया था। तो मुख्य कारण अगर बोला जाएगा तो यही वाला क्या है, मुख्य कारण है। ठीक है,
तो देखिए, फर्स्ट अगर चरण की बात की जाए तो पहला चरण में क्या है कि पहाड़िया का जो है यही था, मनसबदारों द्वारा जो है पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसका कारण था, ये स्टार्ट कब होता है, 1772 में जो है स्टार्ट होता है। अगर इससे पीछे अगर चलेंगे तो क्या होगा कि देखिए, कहानी ऐसा है कि मनसबदार का जो है हत्या हो गया, मनसबदार की हत्या हो जाता है। ठीक है, हत्या तो हो गया। अब क्या हो जाता है, ये विद्रोह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय जो है अकाल पड़ जाता है। कब, 1770 ईस्वी में अकाल पड़ गया। तो ये अकाल पड़ने के कारण क्या किए कि ये विद्रोह नहीं कर पाए, क्योंकि इनके पास अनाज की कमी हो गई थी। ठीक है, तो जब तक शरीर में अन्न ही नहीं रहेगा तो कैसे विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही अकाल खत्म होता है, अकाल कब खत्म होता है, 1770 के बाद अकाल खत्म होता है 1772 ईस्वी में। तो ये क्या करते हैं कि विद्रोह करने की कोशिश करने लगते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, और इस समय जो इनका जो मुख्य कारण हो गया, एक अकाल के बाद जो अन्न को ग्रहण करने के लिए विद्रोह भी किए थे, अन्न को ग्रहण करने के लिए विद्रोह किए थे। और दूसरा जो कारण था, ये पहले का बदला लेना। ठीक है, ये एक टाइप मनसबदार की जो हत्या था, मनसबदार पहाड़िया लोगों के जो मनसबदार हैं उनकी हत्या का बदला, ये दो कारण जो है मुख्य है, हत्या का बदला। ठीक है, लेकिन अगर, ठीक है, ये दो कारण बेसिकली हैं, लेकिन अगर मुख्य कारण बोला जाए तो मुख्य यही वाला था कि मनसबदार का जो हत्या कर दिया गया था, मनसबदार द्वारा, अच्छा ये गलत लिख दिया हमने, मनसबदार की हत्या नहीं, मनसबदार के द्वारा प्रधान की हत्या कर दिया गया था। ठीक है, मनसबदार द्वारा जो है उनके प्रधान की हत्या कर दी गई थी। ठीक, इसका बदला लेने के लिए जो है 1772 का जो है विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है 1771 ईस्वी में ही जो है कैप्टन ब्रुक का यहाँ पर नियुक्ति हो चुका था इस क्षेत्र में। इस विद्रोह को जो है हल्का फल्का उनको अंदाजा लग गया कि विद्रोह होने वाला है, तो उनकी नियुक्ति जो है कैप्टन ब्रुक पहले से वहाँ पर उनकी नियुक्ति हो चुकी थी। और तो यहाँ पर जो अधिकारी थे वो कौन थे, कैप्टन ब्रुक। ठीक है, कैप्टन ब्रुक की नियुक्ति, ठीक है, कैप्टन ब्रुक की जो है नियुक्ति हो चुकी थी। कब, 1771 में ही हो चुकी थी। और ये भागलपुर का क्षेत्र अगर बोलें या जंगल तराई का क्षेत्र का कमिश्नर था। कौन, कैप्टन ब्रुक। ठीक है, ये कौन था, भागलपुर या जंगल तराई का कमिश्नर था। ठीक है, कमिश्नर था। ठीक है, इनकी नियुक्ति कब हो चुकी थी, 1771 में ही हो चुकी थी। यानी इस एरिया का जो देखभाल का जिम्मा था ये किसके माथे था, कैप्टन ब्रुक के माथे था। ठीक है, अब क्या होता है कि जब 1772 में अकाल जब समाप्त हो जाता है तो ये लोग पहाड़ों से धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं और वहाँ के जो जमींदार हैं उनको लूटना शुरू कर देते हैं, उनको मारने काटने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक कौन होते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। उनका नाम क्या है, जमींदार सुमेर सिंह। ठीक है, तो जमींदार सुमेर सिंह का जो है हत्या हो जाता है। देखिए, ये तो हो गया। अब जो हत्या हो जाता है किसका, इस विद्रोह में जो जमींदार होता है, ये इंपॉर्टेंट है, किसका विद्रोह होता है, किसका हत्या होता है, ये सुमेर सिंह का हत्या हो जाता है। ठीक है, जो जमींदार होते हैं सुमेर सिंह की हत्या पहाड़ियों के द्वारा जो है कर दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जो पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण है उसमें किस जमींदार की हत्या हो जाती है, तो सुमेर सिंह की जो है इसमें हत्या हो जाती है। ठीक है, अब क्या हो गया
जो प्रथम चरण होता है उसमें और भी लोगों की हत्या होती है। प्रथम चरण में जो पहाड़िया सरदार होते हैं उनकी हत्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर बोला जाए तो पूरे पहाड़िया विद्रोह में 10 अलग अलग पहाड़ों से जो है इस विद्रोह का कंट्रोल हो रहा था। ठीक है, जो पहाड़िया विद्रोह कर रहे थे जो लोग विद्रोही, वो 10 अलग अलग पहाड़ों से जो है इसको विद्रोह को आवाज दे रहे थे। ठीक है, मतलब उसका आगाज कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे। तो प्रथम चरण में जो है किस किस पहाड़िया विद्रोही सरदार, मतलब क्या होता है, एक तरह से जो मेन लीडर होता है, मेन लीडर को हम लोग क्या बोलते हैं, सरदार बोलते हैं। ठीक है, किस किस सरदार की हत्या हो जाती है। अगर साहेबगंज क्षेत्र से बोला जाए, साहेबगंज में 2 पहाड़ है, एक हो गया भंगभंगा पहाड़, भंगभंगा पहाड़ है। ठीक है, और यहाँ से जो हत्या होता है किसका, ये होता है पाचगे डोम्बा का, पाचगे डोम्बा का हत्या होता है। यहाँ पर और एक पहाड़ क्या होता है, तारागाछी पहाड़ होता है, तारागाछी पहाड़ होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें जो लीड कर रहे थे, इस पहाड़ से पहाड़िया आंदोलन को जो चला रहे थे, उनकी भी हत्या हो जाती है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है चंगरू सावरिया, चंगरू सांवरिया। ठीक है, चंगरू सांवरिया का जो है इसमें हत्या हो जाता है। फिर उसी तरह पाकुड़ से भी होता है, पाकुड़ में भी एक पहाड़ होता है जिसका नाम है आमगाछी पहाड़। ठीक है, आमगाछी पहाड़। तो आमगाछी पहाड़ में कौन होता है, यहाँ से जो लीड कर रहा होता है इस पहाड़ से, इसका नाम है करिया पुझर, करिया पुझर। तो करिया पुझर, तो इन सभी का जो है हत्या कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, यह विद्रोह जो है राजमहल के 10 पहाड़ों से संचालित हो रहा था। अब इसी तरह जो है एक पहाड़ का नाम आता है, उसका नाम क्या होता है, धसनिया पहाड़। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, जामताड़ा में पड़ता है। और यहाँ से जो है देखिए धसनिया पहाड़, धसनिया पहाड़, और ये कहाँ पर पड़ता है, जामताड़ा में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ के जो लीडर थे इसको क्या बोलते हैं, रमना आहाड़ी, रमना आहाड़ी। ये जो है जितने भी सरदार से, उनमें जो सबसे ज़्यादा जो व्यापक जो रूप लेता है पहाड़िया विद्रोह, ये इन्हीं के नेतृत्व में लेता है। रमना आहाड़ी के नेतृत्व में जो है जो पहाड़िया विद्रोह होता है काफ़ी व्यापक रूप ले लेता है। ये चूँकि स्टार्ट 1772 में इसको लीड हो रहा था पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण, लेकिन अगर रमना आहाड़ी की बात करें तो ये बहुत पहले, लगभग 10 साल 8-9 साल पहले से जो है ये विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, तो अब अगर इसका दमन अगर करने का बात बोला जाए, दमन कौन करता है इस विद्रोह का, दमन करता कौन होता है, चूंकि इस एरिया में कौन था, कैप्टन ब्रुक था, तो इसका दमन करता कौन हो जाएगा, कैप्टन ब्रुक हो जाएगा। ठीक है, दमन करता है मतलब इस विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए, लेकिन जो प्रथम चरण था उसको दबा दिए कौन, दमन करता कौन है, कैप्टन ब्रुक। ठीक है, कैप्टन ब्रुक जो कि भागलपुर क्षेत्र का या फिर जंगल तराई का क्षेत्र बोले तो उसको क्या कहा जाता है, कैप्टन ब्रुक उनका नाम है, वो कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो जाता है, मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई। ये जो है अगर सेकंड चरण का है तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, फिर आंसर बताएंगे तो समझ में आएगा। देखिए पहला चरण 1772 में, अब अगर सेकंड चरण की बात की जाए पहाड़िया विद्रोह का, तो ये कब, 6 साल के बाद 1700 कब 72 से हो गया 78, अब 1778 ईस्वी में जो है दूसरा चरण होता है। अब इसमें क्या होता है कि कैप्टन ब्रुक जो है
दमन तो करते हैं लेकिन उतना पूरी तरह से क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है, ठीक है, इसलिए क्या होता है कि 1774 में अब कौन आते हैं, कैप्टन ब्रुक के जगह जो है कैप्टन ब्राउन आते हैं, ठीक है, और ये प्लान बनाते हैं। 1778 में कौन आते हैं, ये सेकेंड विद्रोह जो है 1778 में स्टार्ट होता है, लेकिन 1774 में जो है यहाँ पर क्या होता है, कैप्टन ब्राउन आते हैं, क्योंकि कैप्टन ब्रुक को उतना अच्छी तरह से जो है कंट्रोल नहीं कर पाए इस एरिया में, इसलिए 1774 ईस्वी में जो है कैप्टन ब्राउन की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। अब ये कैप्टन ब्राउन क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। क्या प्लान बनाते हैं कि ये सोचते हैं कि किस तरह से पहाड़िया को जो है हम अपने विश्वास में ले लें। अब विश्वास में लेने के लिए ये क्या करते हैं कि वहीं का जो है जनजातीय शासन व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या, परंपरागत जनजातीय शासन व्यवस्था को लागू करने की कोशिश करते हैं, प्रागत, ठीक है, जनजातीय शासन व्यवस्था। परंपरागत जनजातीय शासन व्यवस्था मतलब वहीं के लोगों को जो है शासन करने के लिए जो है अधिकार दिया जाएगा, ठीक है, शासन व्यवस्था लागू करने की कोशिश करते हैं। अब लोग जो अपना सामान को, जो वनोत्पाद है, चूँकि पहाड़िया लोग हैं, वनों से जो है, वनों का जो फल मूल है या उससे लकड़ी जो प्राप्त होता है या वन से जो भी इनको मिलता है सामान, वो बेचने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं होता है, इसलिए ये विश्वास में लेने के लिए जो है हाट बाजार की भी व्यवस्था करते हैं पहाड़िया लोगों के लिए। तो मेन इसका कारण क्या था कि किस तरह से जो है हम पहाड़िया लोगों को अपने कंट्रोल में ले लें, ठीक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक था, उनका विश्वास जीतना। तो विश्वास जीतने के लिए ये सब स्टेप ब्राउन के द्वारा किया गया था, लेकिन ब्राउन जो है इस स्टेप को पूरा नहीं कर सके, ठीक है। इसको जो है पूरा करने का काम कौन करते हैं, क्लीवलैंड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। योजना, ये तो एक तरफ से प्लान बनाते हैं, लेकिन इस योजना को जो पूरा किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, क्लीवलैंड के द्वारा, ठीक है। कब, 1778 ईस्वी में क्लीवलैंड के द्वारा, क्लीवलैंड के द्वारा जो है इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इस योजना को जो है लगाया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि ये क्लीवलैंड और क्या करता है कि लगभग जो है कंट्रोल में लेने के लिए और क्या करता है, ये परंपरागत जनजातीय शासन व्यवस्था जो प्लान बनाया था कैप्टन ब्राउन, तो उसके लिए क्लीवलैंड क्या करता है कि लगभग 9 मंथ में जो है 47 पहाड़िया सरदार को जो है कंपनी के अधीन करता है, ठीक है। 47 जो पहाड़िया सरदार होता है, सरदार, ठीक है, क्यों जो है अपने कंपनी की अधीन करता है, ठीक है। कंपनी सरदार को अधीनता स्वीकार होता है, अधीनता, ठीक है। लगभग जो है 47 पहाड़िया सरदार को जो है अधीनता स्वीकार करना पड़ता है इस योजना के अंतर्गत। इसमें और क्या होता है, ये लगभग 1300 धनुर्धरों को जो है सरकारी नौकरी देता है, धनुर्धर को सरकारी नौकरी, ठीक है। और सरकारी नौकरी तो कोई फ्री में करेगा नहीं, इसके लिए क्या होता है कि वो वेतन भी देता है, ठीक है। 2 रुपया या 10 रुपये जो है इसको वेतन देता है, ठीक है। लेकिन ये क्लीवलैंड के द्वारा जो है स्टेप उठाया जाए, लेकिन प्लान किसके द्वारा बनाया गया था, ब्राउन के द्वारा, लेकिन उसको पूरा कौन किया, क्लीवलैंड किया। और ये सभी जो है क्लीवलैंड के द्वारा स्टेप किया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम क्या होता है, ठीक है, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम क्या होता है, जगन्नाथ देव। और एक बात कि एक जौरा पहाड़िया इन सभी को जो है अकेले तो अंग्रेज नहीं कर सकेगा, इसका कोई हेड होगा। हेड कौन है, जौरा पहाड़िया, जौरा पहाड़िया,
जो तिलका मांझी को जो है पकड़वाया था, यही वो व्यक्ति है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि एक जगन्नाथ देव व्यक्ति होते हैं, जगन्नाथ देव। ठीक है, जगन्नाथ देव ये जो है ये सभी पर ध्यान रख रहा था, और इनके द्वारा, एक जगन्नाथ देव के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि ये सभी जो स्टेप है ये बस कुछ नहीं, ये पहाड़िया को पकड़ने हेतु, जो अपने कंट्रोल में लेने हेतु जो है ये सरकार की साजिश है। ठीक है, ये सभी जो है, जो क्लीवलैंड के द्वारा ये सभी स्टेप को उठाया गया, इसको जगन्नाथ देव के द्वारा जो है साजिश बताया गया। ठीक है, जगन्नाथ देव। और इस तरह से जो है सेकंड जो चरण है उसका जो विद्रोह होने लगा, इसी के नेतृत्व में सेकंड चरण का विद्रोह होने लगा। ठीक है, जगन्नाथ देव ने इस जो नीति है नगद वेतन और बाकी योजना को साजिश बताया। ठीक है, जगन्नाथ देव द्वारा इन सभी योजना को साजिश बताया, सभी योजना को साजिश बताया। और लोगों ने इनके बात को समझा और जो है इनके नेतृत्व में विद्रोह करने लगे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेकंड चरण का जो सेकंड चरण है वो कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1778 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन हो गए, जगन्नाथ देव। ठीक है, जगन्नाथ देव ये कौन हो गए, नेतृत्वकर्ता हो गए। और ठीक है, नेतृत्वकर्ता इसका कौन हो गए, जगन्नाथ देव। और अगर दमनकर्ता हम बोलेंगे तो कैप्टन ब्राउन भी बोल सकते हैं और क्लीवलैंड भी बोल सकते हैं इसका। ठीक है, ठीक है, दमनकर्ता कौन हो गया, क्लीवलैंड हो गया। कौन हो गया, दमनकर्ता क्लीवलैंड हो गया। ठीक, अब देखिए ये तो सेकंड वाला। तो अब देखिए किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता, यही 2 रुपए से 10 रुपए तक सैलरी देता था धनुर्धर को, तो उनको वेतन दिया जाने लगा। ठीक है, तो वेतन जो दिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, जो वो पहाड़िया लोग को भर्ती किए थे, इसी को जो है जगन्नाथ देव के द्वारा साजिश बताया गया। तो कौन भत्ता देने की घोषणा करता है, किसके द्वारा, ये जो है क्लीवलैंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होता है। नेक्स्ट आता है कि पहाड़िया विद्रोह के कारण क्या कारण थे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हो गया कि चौथे चरण का जो मूल कारण यहाँ होना चाहिए, ये जो होना चाहिए ये कहाँ होना चाहिए, यहाँ। पहाड़िया विद्रोह में चौथे चरण का मूल कारण यहाँ पर, ये वाला जो है कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि पहाड़िया विद्रोह में जो चौथा चरण था उसका मूल कारण क्या था। देखिए एक तो थर्ड चरण के बारे में बात होते हैं। थर्ड चरण में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि थर्ड चरण जो है कब स्टार्ट हुआ था, 1779 में। और ये जो है इसका बस ईयर याद रखिए। तीसरा फेज पहाड़िया विद्रोह का कब स्टार्ट होता है, 1779 में। और ये जो है शुरू होते ही समाप्त हो गया। ठीक है, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें ईयर याद रखना है। ठीक है, अब अगर चौथा चरण है, फोर्थ स्टेप, ये जो होता है कुल 4 चरण में हुआ था। चौथा स्टेप जो होता है 1781 से स्टार्ट होता है और 1 वर्ष तक चलता है। अभी इसमें देखिए चौथा चरण जो था ये क्या था, अंग्रेजों द्वारा रानी सर्वेश्वरी को बंदी बनाया गया, ये बिल्कुल सही बात है। अब क्या अंग्रेजों द्वारा दामने की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना, ये भी सही था।
अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजातीय परंपराओं में अनावश्यक दखल देना। लगभग ये जो है सभी सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मूल कारण पूछ रहा है। तो मूल कारण क्या था? मूल कारण यही था कि जो दामने को की घोषणा किया जाना, ठीक है, जो दामने को का अंग्रेजों के द्वारा घोषणा किया जाता है, और उसका जो विद्रोह कौन करती है? रानी सर्वेश्वरी, जो सुल्तानाबाद की रानी थी, ठीक है। तो इसका मूल कारण क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये जो चौथा चरण है, ये इसकी नेतृत्वकर्ता कौन है, इनकी लीडर कौन है? रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी, ठीक है, रानी सर्वेश्वरी जो है ये इनकी लीडर है, और ये सुल्तानाबाद की रानी थी, सुल्तानाबाद, ठीक है। यहाँ की कौन होती है? रानी होती है। और अभी अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो ये सुल्तानाबाद कहाँ पर पड़ता था? ये महेशपुर, जो कि पाकुड़ का क्षेत्र हुआ करता था, पाकुड़, ठीक है, महेशपुर पाकुड़ का क्षेत्र जो है हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हुआ, इसका मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न यही था कि दामने को जो है, दामिन एको की घोषणा, ठीक है, जो राजमहल क्षेत्र में जो है दामने को बना दिया गया, उसको दामने को की घोषणा की गई। ये घोषणा कब किया जाता है, ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है? यही इसी का विद्रोह हो गया, दामने को की घोषणा का विद्रोह। का विद्रोह जो है किसके द्वारा किया जाता है? रानी सर्वेश्वरी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यहीं से जो है विद्रोह स्टार्ट होता है। तो उस समय जो है यहाँ पे दमन करने के लिए कौन पहुंचता है? क्लीवलैंड, ठीक है, क्लीवलैंड जो है दमन करने के लिए पहुंचता है। तो चौथा चरण का लीडर कौन है? मेन लीडर हो गया रानी सर्वेश्वरी, और दमनकर्ता कौन हो गए? क्लीवलैंड हो गए। फिर जो है रानी सर्वेश्वरी को जो है क्लीवलैंड के द्वारा जो है पकड़ लिया जाता है, ठीक है, दमन करता है तो पकड़ लिया जाता है क्लीवलैंड के द्वारा, और इनको जो है भागलपुर जेल भेज दिया जाता है। भागलपुर जेल भेज दिया जाता है, किसको? रानी सर्वेश्वरी को, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? 1807 में, 1807 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ठीक है। ये रानी सर्वेश्वरी का मृत्यु का डेट है 1807 ईस्वी में। अब देखते हैं यहाँ पर मेन क्या हो गया? दामने को। तो दामने को के बारे में जानते हैं। दामने को राजमहल एरिया वाला क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है वहाँ का, ठीक है, जो नीचे वाला क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? दामने को। और अभी संथाल परगना के नाम से भी जाना जाता है, दामिने को, दामिन ए को होना चाहिए, दामिन ए को। तो इसकी घोषणा कब होता है? ठीक है, घोषणा कब होता है? घोषणा किया जाता है कब? अगर 1781 से 82 में घोषणा किया गया, तभी इसका विद्रोह स्टार्ट हुआ। अब जो इसकी स्थापना किया गया, ठीक है, वो कितना? 1824 में किया गया। फिर जो 1832 में अब कौन कौन सा एरिया दामने को के अंदर आएगा? ये सीमांकन किया गया, सीमांकन किया गया। सीमांकन जो किया गया ये किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन टर्नर के द्वारा, ठीक है, टर्नर के द्वारा जो है ये सीमांकन किया गया था। और फिर इसके में जो नियुक्ति की गई सबसे पहले, ये 1837 ईस्वी में नियुक्ति की जाती है। 1837 में जो है लगभग जो स्थापना सीमांकन किया गया उसके 5 साल के बाद जो है इसमें नियुक्ति होता है सबसे पहले जेम्स पोटेंट का, ठीक है, जो प्रथम शासक होता है, प्रथम नियुक्ति होती है, ये किसकी होती है? जेम्स पोटेंट, जेम्स पोटेंट, पोटेंट, ठीक है, जेम्स पोटेंट की नियुक्ति होती है।
तो ये तो हो गया। तो इसका इम्पोर्टेंट कारण क्या हो गया? दामने को का घोषणा किया जाना। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, हिल असेंबली प्लान। ठीक है, हिल असेंबली प्लान क्या होता है? ये जो है क्लीवलैंड के द्वारा हिल असेंबली प्लान, देखिए हिल असेंबली प्लान चूंकि पहाड़ियों के द्वारा जो है राजमहल क्षेत्र में काफ़ी अशांति का माहौल हो गया था, और इसको जो है एक तरह से पूरी तरह से जो है अंग्रेज इसको दबाने में नाकामयाब हो रहे थे। तो अंग्रेजों को लगा कि इनको शांति से ही समझाया जा सकता है और अपने विश्वास में लेकर ही समझाया जा सकता है। तो क्लीवलैंड के द्वारा जो है हिल असेंबली प्लान लगाया गया। किसके द्वारा? क्लीवलैंड के द्वारा। ठीक है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा लाया गया है? क्लीवलैंड के द्वारा। और कहाँ पर? राजमहल पहाड़ी के लिए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो है ये प्लान लाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो वहाँ के लोग थे उन्हीं के द्वारा जो है एक शासन व्यवस्था को लागू किया जाए। ठीक है, और वो जो शासन व्यवस्था है उसमें जो है एक सरदार की नियुक्ति की जाए। सरदार मतलब, ठीक है, जो मैन होते हैं, मैन लीडर। और ये जो पद है वंशानुगत है। ठीक है, ये पद क्या है? वंश के अकॉर्डिंग है, वंशानुगत है। इसके अलावा क्या होता है कि वही लोग वहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाएंगे और सिर्फ जो उसका रिपोर्ट होगा वो सरकार को दे देंगे। ठीक है, और यहाँ तक कि इनको जो है मृत्यु दंड का भी अधिकार दिया गया था, मृत्यु दंड का भी अधिकार दिया गया था। ठीक है, हिज असेंबली प्लान के अंदर ये सभी प्लान बनाए गए थे। और जो है उनके लिए पहाड़िया को सरकारी नौकरी देने का भी यहाँ प्रावधान किया गया था। ठीक है, पहाड़िया लोगों को सरकारी नौकरी में भर्ती के भी प्रावधान किया गया था। प्लस इनके लिए जो हाट बाज़ार की व्यवस्था की गई थी, हाट बाज़ार की व्यवस्था की गई थी ताकि वो लोग अपना जीवन यापन जो है के लिए वहाँ पर ज़्यादा दूर इनको ना जाना पड़े। कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं ना था पहाड़िया के पास, इसलिए अंग्रेज़ों को लगा कि इनको विश्वास में लेने के लिए जो है इनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया जाए, वही हाट बाज़ार लगाया जाए जिसमें वो अपना सामान को आसानी से खरीद बेच सके। ठीक है, तो मेन कारण क्या था चौथा चरण का? रानी सर्वेश्वरी के द्वारा दामने को की घोषणा का विरोध करना। ठीक है, तो ये हो गया पहाड़िया विद्रोह का 4 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तमाड़ विद्रोह, तो तमाड़ विद्रोह जो होता है ये एक्चुअली में कहाँ पर? ये पंच परगना क्षेत्र में फैलता है। ठीक है, पंच परगना वाले क्षेत्र में तमाड़ विद्रोह जो है फैलता है। देखिए तमाड़ विद्रोह का जो कितना चरण है? 6 चरण है। तो जो तमाड़ विद्रोह होता है ये कितना चरण में होता है? 6 चरण में। ठीक है, कंप्लीट होता है। और इसका जो है 1782 से लेके 1821 तक चलता है। 1782 से स्टार्ट होता है और 1800 जो है 21 तक चलता है। और झारखंड का अगर सबसे लंबा अगर विद्रोह बोला जाए तो कौन सा था? तमाड़ विद्रोह था। झारखंड का सबसे लंबा विद्रोह, सबसे लंबा विद्रोह, ये याद रखना कि झारखंड का सबसे लंबा विद्रोह जो चला था, सबसे अधिक चरणों में जो चला था वो कौन सा था? वो तमाड़ विद्रोह था। ठीक है, और ये जो विद्रोह कर रहे थे ये कौन कर रहे थे? तमाड़ वाले क्षेत्र में जो मुंडा रहते थे, मुंडाओं तथा जो स्थानीय जमींदार हैं उनके द्वारा। ठीक है, स्थानीय जमींदार के द्वारा जो है ये लीड किया जा रहा था। ठीक है,
तो अलग अलग कारण था, अलग अलग जगह से जो है पंच परगना क्षेत्र में फैला हुआ था तमाड़ विद्रोह, लेकिन अलग अलग जगह से अलग अलग लोग लीड कर रहे थे। तो देखिए इसमें क्या है, तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह था, ये भी करेक्ट है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह, यहाँ पे जो है खूनी आदिवासी विद्रोह इसलिए कहा गया है, यहाँ पर जो मृत्यु हुई है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है, इसलिए इसको खूनी आदिवासी विद्रोह भी कहा गया है। ये दोनों कथन सत्य हैं, तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए होता क्या है, जो इसका मेन कारण क्यों होता है, ठीक है, जो तमाड़ विद्रोह होता है इसका कारण क्या है? एक कारण तो है कि जो वहाँ पर पहले तो नागवंश का शासन है, ठीक है, नागवंश का शासन है, तो नागवंशी राजाओं के द्वारा जो है काफ़ी शोषण किया जाता था वहाँ के लोगों का, तमाड़ क्षेत्र या पंच परगना के क्षेत्र के लोगों का जो है काफ़ी शोषण किया जाता है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण मेरा क्या है कि वहाँ की जो लोगों का जो है उपेक्षा किया जाता, स्थानीय लोगों की उपेक्षा, स्थानीय लोगों को की बेइज्जती बोल सकते हैं, उपेक्षा सही वर्ड रहेगा, उपेक्षा जो है काफ़ी किया जाता था, इस कारण से जो है ये लोग विद्रोह किया करते थे। अब देखिए हुआ क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में होता है? तो तमाड़ विद्रोह जो है सबसे लंबा चरण था इसका 6 चरण, ठीक है, 6 चरण में ये होता है। सबसे पहला चरण जो होता है कब? 1782 से लेके 83 तक होता है, ये क्या होता है? पहला चरण होता है। दूसरा चरण कब होता है? दूसरा चरण 89 में होता है, 1789 में इसका दूसरा चरण होता है। तीसरा चरण की बात करें तो तीसरा चरण कब होता है? तीसरा चरण फिर 1794 से लेके 1798 तक होता है, ठीक है। फिर पांचवा चरण कब होता है? पांचवा चरण जो होता है चौथा चरण होता है 1807, 1807 से स्टार्ट होता है, 1808 तक होता है, ये फोर्थ चरण हो गया। उसके बाद क्या हो गया? ये तो चौथा चरण हो गया। पांचवा चरण जो होता है इसको याद करना है, रिमेंबर ही रखना है। फिर 2 साल के बाद 1810 से स्टार्ट होता है और 1812 तक चलता है। फिर अंतिम चरण जो तमाड़ विद्रोह का होता है ये कब से कब तक होता है? ये हो गया 1819 से स्टार्ट होता है, फिर क्या हो गया 1821 तक चलता है। तो ओवरऑल अगर बोला जाए तो 1782 से स्टार्ट हो गए 1721 तक, 1821 तक चलता है, 1821 तक जो है चलता है, ठीक है। अब अलग अलग जो है चरणों में अलग अलग इसके विद्रोही नेता होते हैं। तो हम देखते हैं प्रथम चरण। तो तमाड़ विद्रोह का जो प्रथम चरण है ये कब संचालित होता है? ये 1781 से 82 तक स्टार्ट होता है। अब इसमें देखिए जो इसके मुख्य नेतृत्व करता है ये कौन होते हैं? दुखन मांझी होता है, ठीक है। इसका नाम कौन होते हैं? ठाकुर दुखन मांझी, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? ठाकुर दुखन मानकी, ठीक है। जो प्रथम चरण का दुखन मांझी चौथा चरण का है, ये नहीं है, ठीक है। दुखन मानकी जो है चौथा चरण में होता है। तो प्रथम चरण में कौन होता है? देखिए होता क्या है, तमाड़ वाला पूरा जो ये एरिया जो कवर था पंच परगना में, ठीक है, जो एरिया तमाड़ विद्रोह में कवर था ये कौन है? पंच परगना,
इस एरिया, किस एरिया में फैलता है? तमाड़ विद्रोह पंच परगना, पंच परगना। अब इसमें एक क्षेत्र कौन सा आता है? इसमें एक क्षेत्र आ जाता है तुम्हारा तमाड़ का क्षेत्र। ठीक है, तो तमाड़ वाले क्षेत्र में सबसे व्यापक हुआ था। ठीक है, सबसे व्यापक आंदोलन होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि सबसे ज़्यादा तमाड़ में ही क्यों होता है? इसलिए तमाड़ में सबसे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है सभी विद्रोही आकर यहीं पर जमा हो जाते हैं। सभी विद्रोही क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जो विद्रोही होते हैं ये तमाड़ में ही आकर जमा हो जाते हैं और यहीं से एक तरह से विद्रोह शुरू कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है कि तमाड़ में जो है रामगढ़ बोले, ठीक है, रामगढ़ बोले, ठीक है, रामगढ़ से भी विद्रोही यहाँ आ जाते हैं, पंचेत के भी विद्रोही यहाँ आ जाते हैं, वीरभूम के भी विद्रोही कहाँ आ जाते हैं, यहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, तो सभी विद्रोही आकर जो है कहाँ पर, तमाड़ वाले क्षेत्र में जमा हो जाते हैं। अब क्या ये करते हैं, जमा होकर क्या करते हैं कि ये जो है जितना जो अंग्रेज थे और अंग्रेज के अधीन जितना भी जमींदार होते हैं उन सभी को लूटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जितने भी विद्रोही होते हैं ये एक साथ मिलकर जो अंग्रेज़ों के अधीन जो जमींदार होते हैं, राजा होते हैं, उसको लूटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सभी विद्रोही जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन क्या होते हैं कि जितने भी अधीन सभी जमींदार हो गया या राजा, जमींदार एंड जो राजा होते हैं को लूटना आरंभ क्या करते हैं, लूटना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये सभी विद्रोही काफ़ी उपद्रव मचाने लगते हैं तभी एक नागवंशी, ठीक है, नागवंशी शासक होता है, उनका नाम क्या होता है, द्रीपनाथ शाह। ठीक है, द्रीपनाथ शाह, ये जो है अंग्रेज के ही एक खास फ्रेंड थे। ठीक है, ये अंग्रेजों के साथ जो होता है इनका काफ़ी बनाव होता है। ठीक है, तो एक नागवंशी शासक होता है जिसका नाम क्या है, द्रीपनाथ शाह। ये क्या करते हैं कि इन सभी विद्रोही को जो लूटपाट मचा रहे थे इनको पकड़ने की जो है योजना बनाते हैं। ठीक है, पकड़ने हेतु जो है इनके लिए एक अभियान चलाया जाता है। तो ये जब खुद से नहीं कर पाते हैं तो ये किसकी मदद लेते हैं, जेम्स क्रॉफोर्ड की मदद लेता है। और 1783 में जो है इस पहला चरण का क्या होता है कि विद्रोह कर देता हो जाता है। ठीक है, ठीक है, नागवंशी शासक द्रीपनाथ शाह और प्लस एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं जेम्स क्रॉफोर्ड। ठीक है, क्या होते हैं, जेम्स क्रॉफोर्ड। ये दोनों मिलकर क्या करता है कि इस विद्रोह का दमन करता है। ठीक है, इस विद्रोह का क्या करता है, दमन करता है, मतलब इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करता है। और इसमें जो मेन लीडर होता है, बहुत सारे ऐसे थे लेकिन मेन लीडर जो था ये कौन था, भोलानाथ सिंह। ठीक है, भोलानाथ सिंह, और ये ठाकुर भोलानाथ सिंह इसको भी कह सकते हैं। और ये कहाँ का ठाकुर था, तमाड़ वाले क्षेत्र का ठाकुर था, तमाड़ का ठाकुर। इनका नाम क्या है, भोलानाथ सिंह। तो पहला अगर तमाड़ विद्रोह कब से कब तक, 1781 से 82 तक। और जो इसका मेन लीडर था ये भोलानाथ सिंह था। और इसका दमन कौन करता है, द्रीपनाथ शाह और जेम्स क्रॉफोर्ड के द्वारा जो है इसका ये किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। तमाड़ विद्रोह का जो है दूसरा चरण कब संचालित हुआ। अब दूसरा चरण कब हुआ, पहला 81 से 82 तक हुआ। ठीक है, और फिर जो होता है 1789 में होता है, 1789 में जो है दूसरा चरण होता है। अब ये क्यों होता है कि एक व्यक्ति थे विष्णु मानकी और मौजी मानकी। ठीक है,
के नेतृत्व में लगभग 3000 मुंडाओं ने कर देना बंद कर दिया था। इसी कारण से जो है दूसरा चरण संचालित होता है। देखिए ये क्या होता है, जो इसके नेतृत्व करता है दूसरा चरण का, ये कौन है, ये एक तो हो गया कौन सा मुंडा, विष्णु मानकी। विष्णु मानकी होता है नेतृत्व करता, और प्लस क्या हो गया, मौजा मानकी, मौजी मानकी या मौजा मानकी, विष्णु मानकी और मौजी मानकी, ये इसके मेन लीडर थे दूसरा चरण का। अब ये लोग क्या करते हैं कि इसके नेतृत्व में लगभग 3000 मुंडाओं ने जो है अंग्रेज को जो है कर देने से मना कर देते हैं, कर देने से मना हो जाता है। ठीक है, कर 3000 मुंडाओं ने कर देने से मना कर दिया था। इसी कारण से जो है जब कर ही नहीं देगा तो अंग्रेज को फायदा क्या होगा। इसी का जो है विद्रोह कौन कर रहे थे, अंग्रेज भी कर रहे थे। वो बोल रहे थे देना होगा और ये बोल रहे थे हम नहीं देंगे। तो इसका विद्रोह इसी कारण से जो है तमाड़ विद्रोह स्टार्ट होता है, दूसरा वाला। ठीक है, अब देखिए तो यही इसका कारण है कि सेकेंड फेज जो है स्टार्ट होता है। अब इसका जो दमन करता है वो कौन है, अगर दमन करता बोलेंगे तो कौन है, कैप्टन हॉगन। कैप्टन हॉगन, ठीक है, कैप्टन हॉगन के द्वारा जो है ये विद्रोह को दबाया जाता है। लेकिन ठीक है, दमन करता तो थे लेकिन ये असफल हो गए, मतलब पूरी तरह से जो है इसका दमन नहीं कर पाते हैं सेकंड का। बाद में कौन आते हैं, फिर बाद में एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं कपूर। ठीक है, लेफ्टिनेंट कपूर, लेफ्टिनेंट कपूर, ये जो है इसका दमन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है दमन करने में सफल हो जाते हैं कैप्टन लेफ्टिनेंट कपूर। ठीक है, पहले कैप्टन हॉगन आते हैं लेकिन वो पूरी तरह से दमन नहीं करते हैं। लेकिन बाद में जब कैप्टन लेफ्टिनेंट कपूर आते हैं तो सेकेंड विद्रोह का जो है तमाड़ बल्लभ विद्रोह का पूरी तरह से दमन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण। अब तीसरा चरण जो होता है ये कब होगा, 1794 से लेके 1798 तक का होगा। ठीक है, और ये सभी चरण में जो है तीसरा चरण क्यों इम्पोर्टेंट है कि सभी चरणों में तीसरा चरण जो है सबसे व्यापक, सभी चरणों में जो तीसरा चरण है सबसे व्यापक होता है, सबसे व्यापक होता है। ठीक, ये क्यों व्यापक होता है देखते हैं। इसमें जो देखिए हमको पता है कि तमाड़ से कौन कर रहा था, भोलानाथ सिंह कर रहा था, मेन लीडर था। एक बुंडू में थे, पंच परगना के क्षेत्र का है ये विद्रोह, तो बुंडू भी पंच परगना में आता है, यहाँ से शिवनाथ सिंह था। ठीक है, देखिए तमाड़ से कौन लीड कर रहे थे, ये भोलानाथ सिंह हो गया। दूसरा क्या हो गया, बुंडू हो गया। यहाँ से कौन लीड कर रहे थे, शिवनाथ सिंह हो गया। ठीक है, बुंडू से कौन, शिवनाथ सिंह। और नेक्स्ट क्या होता है कि एक सिल्ली आता है। ठीक है, सिल्ली, तो सिल्ली से कौन कर रहा था इसको लीड, सिल्ली से कर रहा था विश्वनाथ सिंह। सिल्ली से कौन कर रहा था, विश्वनाथ सिंह इसको लीड कर रहा था तमाड़ विद्रोह को। ठीक है, लेकिन एक था जो अंग्रेज का ही आदमी था, राहे का जो जमींदार होता है या राहे का राजा बोले, उनका नाम क्या है, नरेंद्र शाही। नरेंद्र शाही, ये क्या होता है, ये तो लीड कर रहे थे लेकिन बाद में कंपनी के ये बहकावे में आ जाते हैं। ठीक है, कंपनी के बहकावे में आ गए, कंपनी का साथ देते हैं कौन, नरेंद्र शाही। ठीक, जब विद्रोह हो जाता है तो इनके एक रिलेटिव का जो हत्या जब कर दिया जाता है तो
ये जो राहे का जो राजा होता है या जमींदार होता है या फिर जागीरदार कहेंगे, वो क्या होते हैं, भाग जाते हैं डर से। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि राहे के राजा जो है नरेंद्र शाही अंग्रेजों की बात मानकर जो है सोनाहातू पर आक्रमण करता है। अब ये चूँकि कंपनी का साथ देता है और साथ मानकर जो है तमाड़ को दबाने के लिए जो ही है ये सोनाहातू में आक्रमण करता है। सोनाहातू में आक्रमण, सोनाहातू क्षेत्र में आक्रमण करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा राजा जो है अंग्रेजों का साथ देता है तमाड़ विद्रोह में, तो राहे के राजा नरेंद्र शाही, और कहाँ पर हमला करता है, सोनाहातू वाले क्षेत्र में हमला करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जो है इस विद्रोह में जो है जो मुंडा ट्राइब भी इसमें हेल्प करते हैं, जिसमें नाम क्या है, राम सिंह मुंडा और ठाकुरदास मुंडा। ठीक है, जो तीसरा विद्रोह होता है, तीसरा फेज का जो विद्रोह होता है, इसमें दो इम्पोर्टेंट नाम आता है मुंडाओं का। ठीक है, मुंडा द्वारा साथ दिया जाता है सेकंड विद्रोह में। तो दो है नाम, एक तो हो गया राम सिंह मुंडा, राम सिंह मुंडा, ये थर्ड फेज में आता है, और दूसरा एक राम सिंह मुंडा और दूसरा क्या हो गया, ठाकुरदास मुंडा। राम सिंह मुंडा और ठाकुरदास जो है मुंडा होता है, ठाकुरदास क्या होता है, मुंडा होता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, बस इतना ही है। और इसी के अगेंस्ट में जो है ये विद्रोह करता है। ठीक है, जो नरेंद्र शाही साथ देता है तो इसी के विद्रोह करता है। तो इसमें दमनकर्ता जो होता है, दमनकर्ता कौन होता है, कैप्टन बैन। ठीक है, कैप्टन बैन के द्वारा जो है ये दमन किया जाता है। और कैप्टन बैन हो गया और इसके साथ ही कैप्टन लिमंड भी है, कैप्टन लिमंड। ठीक है, कैप्टन बैन हो गया और कैप्टन लिमंड जो है ये तीसरा चरण का होता है। फर्स्ट चरण का कौन हो गया, फर्स्ट चरण का हो जाता है आपका फर्स्ट चरण का कौन है, फर्स्ट चरण का जो होता है वो जेम्स क्रॉफोर्ड होता है। दूसरे चरण में जो है कपूर होता है, और तीसरा चरण में जो होता है कैप्टन बैन हो गया, कैप्टन लिमंड हो गया। इसके द्वारा जो है इसको किया जाता है। कैप्टन बैन क्या करता है कि जो तमाड़ का ठाकुर होता है भोलानाथ सिंह, इसको अरेस्ट करता है। भोलानाथ सिंह जो है ये अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, भोलानाथ सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण जो होता है ये कब संचालित होता है। चौथा चरण 1807 से स्टार्ट होता है और 1808 तक चलता है, 1 साल चलता है। और इसके जो नेतृत्व करता है ये कौन होते हैं, दुखन मांझी। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएगा, इसका नेतृत्वकर्ता दुखन मांझी। जो चौथा चरण का नेतृत्व करता हो गया दुखन मांझी। ये भी जो है सेकंड चरण के जैसा, इसमें जो है इसमें भी टैक्स ये लोग बकाया रखे थे मुंडाओं के द्वारा। ठीक है, और उसी के कारण जो है ये भी विद्रोह होता है। ठीक है, और इस समय जो होता है लगभग 500 मुंडाओं ने कर नहीं देते हैं, मुंडाओं द्वारा कर देने से मना कर दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है। इसका रीज़न होता है, ठीक है, रीज़न होता है चौथे चरण का। और इसका जो मेन क्या होता है, दुकान मांझी इसके नेतृत्व करता होते हैं। और इसको जो दमन किया जाता है, इसमें दमनकर्ता कौन होता है, इसमें दमनकर्ता होता है रफसेज। ठीक है, दमनकर्ता कौन होता है, रफसेज होता है। और दुकान मांझी की जो है गिरफ्तार होता है। दमनकर्ता रफसेज, दुखन मांझी जो है ये गिरफ्तार हो जाता है।
ठीक है, तो इसमें याद रखना है मेन कब होता है 1807 से 1808 तक। इसके जो नेतृत्वकर्ता क्या है, दुखन मांझी है। कारण क्या हो गया, जो कर देने से मना किया, और जो इसके दमन करता है वो कौन है, रबसेस होते हैं। ठीक है, अब अगर पांचवें चरण की बात की जाए, जो पांचवा चरण होता है ये कब 1810 से स्टार्ट होता है, 1812 तक चलता है। इसका जो नेतृत्व करता होता है ये कौन होता है, ये देखिए पहले रीज़न जान लीजिए कि 1810 से 12 में होता है, किस कारण से होता है। अगर रीज़न जानेंगे तो सही रहेगा। पांचवा कारण क्या होता है कि एक नवागढ़ गुमला होता है। ठीक है, उसके एक जागीरदार होते हैं, नाम क्या होता है, बख्तर शाह द्वारा नागवंशी जमींदार राजा गोविंद सिंह सहदेव के खिलाफ जो है ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, जो पांचवा चरण होता है तमाड़ विद्रोह का, ये जो एक क्या नाम है, बख्तर शाह, बख्तर शाह, ये जो है बख्तर शाह राजा होते हैं कहाँ का, नवागढ़ गुमला का। ठीक है, इनके द्वारा जो है विद्रोह करते हैं। किसका विद्रोह करते हैं, ये नागवंशी शासक होता है। इसका नाम क्या होता है, नाम होता है गोविंद नाथ सहदेव। ठीक है, गोविंद नाथ सहदेव। बख्तर शाह जो है गोविंद नाथ सहदेव का जो है विरोध करता है, और इसी कारण से जो है ये विद्रोह स्टार्ट होता है। तो इसका दमन करता कौन होता है, चूँकि नागवंशी राजा लोग जो थे ये अंग्रेज़ों का काफ़ी इनसे दोस्ती था, इसलिए अंग्रेज उनका हेल्प करते थे। तो इसमें जो है ओडोनेल, लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल, ठीक है, लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट एच जो है ओडोनेल के द्वारा, ओडोनेल है, ठीक है, ओडोनेल के द्वारा जो है इसका दमन किया जाता है। ठीक है, और दमन करने के बाद क्या किया जाता है कि जो बख्तर शाह होता है, ठीक है, ये बख्तर शाह को जो है गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। कौन सा जेल, कलकत्ता का जेल, कलकत्ता जेल जो है इनको भेज दिया जाता है। ठीक है, जो अंतिम चरण और छठा चरण होता है वो 19 में स्टार्ट होता है, और कब तक चलता है, 21 तक चलता है। ठीक है, 19 में स्टार्ट होता है और 31 में चलता है। तो अब जो है छठा चरण को जानने के लिए पांचवा चरण जरूरी था, क्योंकि पांचवा चरण का लिंक है छठा चरण से। अब चूंकि पांचवा चरण में जो गोविंद नाथ सहदेव के अगेंस्ट में जो विद्रोह किया जाता है, किसने विद्रोह किया था, बख्तर शाह ने किया था, और उसको ओडोनेल के द्वारा जो है बख्तर शाह को गिरफ्तार करके कलकत्ता जेल भेज दिया गया। अब इसी के जो है विरोध किया जाने लगा। ठीक है, जो बख्तर शाह है, बख्तर शाह है, बख्तर शाह है, वो क्या करते हैं, बख्तर शाह चूंकि जेल चला जाता है कलकत्ता जेल। अब चूंकि ये जेल चला जाता है, इसी कारण से जो है गोविंद नाथ सहदेव के अगेंस्ट में, गोविंद नाथ सहदेव के अगेंस्ट में मुंडाओं द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है, द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है। यही छठा कारण था। और इसका जो मेन लीडर था विद्रोह करने वाला, मेन लीडर कौन था, ये होता है
रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। ठीक है, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, ये दोनों के कारण जो है ये मेन लीडर थे छठा तमाड़ विद्रोह में। और इसका जो दमन करता होता है, ये कौन होता है दमन करता? ये रबसेज होता है। पांचवें चरण का में जो था रबसेज, अच्छा ये चौथे चरण में था रबसेज। ठीक है, और पांचवें चरण में ओडोनल, और फिर से आ गया छठा चरण में कौन? रबसेज होता है। इसके साथ में कौन होता है? कोल्विन। कॉल्विन जो होते हैं ये दोनों दमन करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जितने भी इसमें मुंडा लोग थे सभी को गिरफ्तार किया जाता है इन दोनों को छोड़ के। बाद में जो है सरायकेला से इसकी गिरफ्तारी होती है। सरायकेला से इन दोनों की क्या होती है? गिरफ्तारी होती है। ठीक है, कहाँ से? सरायकेला से। हो गया सॉरी। नेक्स्ट है कि झारखंड जो है किस गोलार्ध में पड़ता है? तो झारखंड जो है ये कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब मान लेते हैं कि ये क्या है? पृथ्वी है। और ये क्या हो गया? भूमध्य रेखा हो गया, बीचों बीच काल्पनिक रेखा है भूमध्य रेखा। और ये क्या पड़ गया? नॉर्थ हो गया। और ये क्या? साउथ, नॉर्थ साउथ। भारत जो है यहीं पर पड़ता है, ये भी नॉर्थ में पड़ रहा है भारत। तो झारखंड भी कहाँ पड़ेगा? नॉर्थ में पड़ेगा, तो उत्तरी हेमिस्फीयर में पड़ेगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ठीक है, अक्षांशीय विस्तार अगर झारखंड का बोलेंगे तो कितना होगा? तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार हो गया 21 डिग्री 58 मिनट। ठीक है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से, यानी उत्तर से 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके जो है ये 25 हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। अब ये 19 मिनट हो जाएगा और 15 सेकेंड क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। अब अगर देशांतरीय विस्तार, ठीक है, देशांतरीय विस्तार जो हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। अब ये कितना होगा? ये हो जाएगा देशांतरीय विस्तार, ये 83 डिग्री होगा। ठीक है, 19 मिनट होगा, 83 डिग्री 19 मिनट और ये 50 सेकेंड हो गया। ईस्ट से लेके 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेके जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 83 से 87 डिग्री हो जाएगा और इधर कितना? 57 मिनट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, अब अगर लेंथ पूछा जाएगा, झारखंड का लेंथ पूछा जाएगा, इन लेंथ मतलब क्या हो गया? ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ठीक है, जो उत्तर से लेके पूर्व तक अगर पूछा जाएगा तो 463 किलोमीटर, क्योंकि सबसे लंबा है। और अगर विड्थ पूछा जाए, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, अगर नॉर्थ से साउथ तक पूछा जाए तो कितना होएगा? 380 किलोमीटर। ठीक है, अगर झारखंड की जो है जनसंख्या के दृष्टि से पूरे भारत में रैंक पूछा जाए पॉपुलेशन के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर अगर पूछा जाए तो पॉपुलेशन के आधार पर कितना होगा? 14th होगा। ठीक है, पॉपुलेशन के आधार पर कितना होगा? 14th होगा। और अगर एरिया वाइज पूछा जाए, ठीक है, तो एरिया वाइज ये क्या होगा? 15th होगा। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज अगर पूछा जाए तो ये कितना होगा? 14th होगा। और एरिया वाइज पूछा जाए तो ये कितना होगा? 15th होगा।
ठीक है। एरिया वाइज ये 15वां रैंक हो गया, और पॉपुलेशन वाइज कितना होता है पूरे भारत के रिस्पेक्ट में झारखंड का रैंक कितना होगा, 14वां होगा। अब इसका अगर एरिया पूछा जाता है कि पूरे भारत का एरिया में इसका कितना % एरिया है, एरिया कवर विथ रिस्पेक्ट टू भारत, ठीक है, भारत का जो एरिया है उसमें कितना % है, 2.42% है किसका, झारखंड का। ये भी याद रखना चाहिए। अब अगर हमको पूछा जाए भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जाए झारखंड का, ठीक है, भौगोलिक ज्योग्राफिकल एरिया पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए, तो 79714 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, ठीक है, 79714 स्क्वायर किलोमीटर। ये तो झारखंड डॉक्यूमेंट में है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट देखा जाए तो ये 79716 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है वहाँ, ठीक है। और माइल में ये कितना हो जाएगा, 30,778 माइल, 3778 माइल हो जाएगा, क्योंकि लगभग 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो इसका आंसर याद कर लेना है कि ये जो है दक्षिणी पश्चिम मानसून से जो है यहाँ पर झारखंड में मानसून वर्षा होती है, ठीक है। एक एरिया, अच्छा छोड़िए, ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो है रातू जो है ये क्या है, चित्रकला शैली होती है। एक नागफेनी जो है, नागफेनी से याद है, नागफेनी का किला भी होता है, नागफेनी नदी जो है, ठीक है, ये दक्षिणी कोयल को कहा जाता है। कहाँ पर, गुमला में। गुमला में दो नागफेनी नदी किसको कहा जाता है, दक्षिणी कोयल नदी को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम चित्रकला की बात करें, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो ये जो है रातू क्या है, एक चित्रकला शैली है। इसके अलावा जो है झारखंड की पहली जो जीआई टैग है किसी भी श्रेणी में अगर बात की जाए, जो झारखंड में ओवरऑल अगर बात किया जाए तो झारखंड में पहला जो जीआई टैग मिला है वो एक चित्रकला शैली है जिसका नाम क्या है, सोहराय, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सोहराय चित्रकला शैली। झारखंड का पहला जीआई टैग किसको मिला है, ये सोहराय चित्रकला शैली को मिला है, सोहराय चित्रकला शैली, ठीक है। इसमें क्या हो गया, सोहराय चित्रकला शैली, ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए सोहराय चित्रकला शैली। और सोहराय चित्रकला शैली जो है सबसे प्रसिद्ध है, और इसमें जो है ये किस एरिया में होता है, ये हजारीबाग वाले एरिया में होता है। कहाँ पर, हजारीबाग वाले एरिया में बहुत प्रसिद्ध है। इसमें जो है प्रजापिता यानी कि ब्रह्मा जी का चित्र बनाया जाता है, पशुपति का चित्र बनाया जाता है, जिसको हम शिव भगवान कहते हैं, उनका चित्र बनाया जाता है। और जो नेक्स्ट होता है, एक होता है जादो पटिया जो है फेमस है। जादो मतलब क्या होता है, जादो का अगर मीनिंग पूछा जाए तो इसका मतलब होता है चित्रकार। और जादो पटिया जो फेमस है ये दुमका वाले क्षेत्र में फेमस है। इसमें जो है बहुत सारे कपड़े के टुकड़े और जो कागज़ के टुकड़े को मिलाकर जो है एक पेंटिंग तैयार किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जादो पटिया बोलते हैं। और ये जो है इसमें जो है बाघ देवता का चित्रण किया जाता है। इसके अलावा क्या हो गया, कोहबर हो गया, ठीक है, कोहबर चित्रकला भी हो जाता है। तो कोहबर का अर्थ क्या होता है, ठीक है, कोहबर, कोह मतलब क्या हो गया, गुफा, और बर मतलब क्या हो गया, बर मतलब दूल्हा। तो कहाँ पर, गुफा में जो है
शादीशुदा जोड़ा को एक साथ अगर बोला जाए तो कोहबर कहा जाता है। और ये कोहबर चित्रकारी जो किसके द्वारा किया जाता है, ये विवाहित महिला के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विवाहित महिला के द्वारा कोहबर चित्रकारी किया जाता है। इसके अलावा जो है भित्ति चित्रकारी भी है, ठीक है, भित्ति चित्रकारी भी है। और भित्ति चित्रकारी जो किया जाता है ये किसके द्वारा? संथालों के द्वारा किया जाता है। नाम से ही पता चलता है कि ये भित्ति है। भित्ति मतलब क्या हो गया? दीवार। इसमें दीवार में पेंटिंग किया जाता है, अलग अलग तरह के जो है जीव जंतुओं का फोटो बनाया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कोहबर चित्रकारी में कौन सी जनजाति निपुण है, तो ये कौन है? बिरहोर जनजाति का नाम आता है कोहबर के लिए, ठीक है। बिरहोर जनजाति कोहबर चित्रकला में काफ़ी माहिर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया और एक पैतकर चित्रकारी। पैतकर चित्रकारी। तो पैतकर चित्रकारी ये जो है भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है, ठीक है। ये भारत का जो है सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है, आदिवासी चित्रकला है, ठीक है। यानी बहुत पुराने टाइम से जो है इस चित्रकला को जो है किया जाता है। अब इसको जो है दूसरा नाम भी, इसका उपनाम अगर बोलें तो स्क्रॉल चित्रकला, स्क्रॉल चित्रकला भी कहते हैं। पैतकर चित्रकला बोलिए या स्क्रॉल चित्रकारी बोलिए, तो ये झारखंड का स्क्रॉल चित्रकारी किसको बोलते हैं? ये पैतकर चित्रकला को बोलते हैं। अगर बोला क्या जाए कि झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला किसको बोला जाता है? पैतकर चित्रकला को, और ये सबसे पुराना है। एक इसमें और फेमस है गंजू चित्रकला। गंजू चित्रकला, गंजू चित्रकला में क्या होता है कि जितना भी जो विलुप्त प्राय जानवर हैं, विलुप्त प्राय जानवर जो रीति रिवाज से संबंधित हैं, रीति रिवाज से संबंधित है, उनका चित्रण किया जाता है, ठीक है। उनका चित्रण इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया कि झारखंड के लातेहार जिला में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो लातेहार जिला की अगर बात की जाए तो लातेहार जिला में कौन सा पर्यटन स्थल है? नेतरहाट, ठीक है। तो इसको जो है छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा नागपुर की रानी इसको कहा जाता है, रानी। अब देखिए ये सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है, सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? समतल पाट क्षेत्र है। तो सबसे एक नंबर पे क्या आएगा? नेतरहाट आ जाता है। कितना? 1180 मीटर हो गया, ठीक है, 1180 मीटर। अब गणेशपुर हो गया, दूसरा क्या हो गया? गणेशपुर 1172 मीटर हो गया। तीसरा क्या हो गया? जमीरा हो गया। जमीरा एक जगह है, इसमें 1142 या 44 मीटर है, ठीक है, 1144 मीटर। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब चित्रकारी से है कि स्ट्रॉ आर्ट जो है नई चित्रकला की पद्धति है। स्ट्रॉ आर्ट हो गया, फिर बैद्यनाथ चित्रकला हो गया, ये सभी नई पद्धति है। तो ये भी आप स्ट्रॉ आर्ट जो है ये नई चित्रकला पद्धति है, और ये धान की पुआल पर बनाया जाता है, धान की पुआल पर बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसको याद रखिए आप। नेक्स्ट क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है, जमीरा हो गया। दिवड़ी मंदिर कहाँ पर है? दिवड़ी मंदिर जो है ये रांची में पड़ता है, और यहाँ पर जो है माँ दुर्गा का जो है मूर्ति है, और ये दुर्गा माँ कहाँ पर विराजमान है? कमल पर विराजमान है, ठीक है, और 16 भुजाओं वाली ये मूर्ति है माँ दुर्गा का, ठीक है। नेक्स्ट, और ये किस मार्ग पर पड़ता है? अगर हम रांची से जो है टाटा या रांची के बीच ट्रैवल करेंगे
तो ये जो है ये आपको मिलेगा, ठीक है। सॉरी, ये नहीं मिलेगा, ये कौन सा, सूर्य मंदिर के बारे में, ठीक है। तो दिवड़ी मंदिर कहाँ पर है, ये रांची में है, और इसमें जो है 16 भुजाओं वाली माँ दुर्गा की प्रतिमा है, ठीक है। और ये कहाँ पर, कमल पर विराजमान है, ठीक है। और यहाँ पर जो है दिवड़ी मंदिर में आदिवासी और ब्राह्मण दोनों के द्वारा पूजा किया जाता है। 6 दिन आदिवासी के द्वारा और 1 दिन ब्राह्मण के द्वारा यहाँ पूजा करवाया जाता है। नेक्स्ट हो गया, ये सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये भी बुंडू में है। बुंडू कहाँ पर पड़ता है, रांची में पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट इसको है कि इसको जो है इसको आज दूसरा नाम में किस नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर दूसरा नाम इसका कहा जाए, इस मंदिर का, जो सूर्य मंदिर पे, इसको क्या बोला जाता है, पत्थर पर लिखी कविता। पत्थर पर लिखी कविता इसका उपनाम है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर देखने में है। तो इसकी सुंदरता के कारण जो है सूर्य मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है। पत्थर पर लिखी कविता की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। और ये कब हमको मिलेगा, जब हम रांची से टाटा ट्रैवल करेंगे तो उस समय ये मंदिर हमको मिलेगा। और इसका शिल्पकार कौन है, शिल्पकार की बात की जाए, कौन बनाया है इसको, शिल्पकार का नाम SRN कालिया। और ये संस्कृति विहार संस्था के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्या हो जाता है, राजरप्पा मंदिर। और ये जो है, और छिन्नमस्तिका का मंदिर, ये लगभग वही है, राजरप्पा में ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते आते हैं कि झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। तो ये कहाँ है, ये शक्ति मंदिर है। और शक्ति मंदिर कहाँ पर पड़ता है, ये धनबाद में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, शक्ति मंदिर धनबाद में है। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है, ये जो है इसको और दूसरे किस नाम से जानते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर को, इसको जो है वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। चूँकि ये चारों ओर वनों से घिरा था, इसलिए इसको पहले जो है, बहुत पहले वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर जो है माँ काली के लिए फेमस है, ठीक है। ये मंदिर जो है माँ काली को समर्पित है। और ये जो है भैरवी बोले, यानी कि भेड़ा नदी बोले, या दामोदर नदी के संगम पर है, दोनों के संगम पर है। भेड़ा नदी और दामोदर नदी के जो है संगम पर स्थापित है। और छिन्नमस्तिका का मतलब यहाँ पर जो मूर्ति है, ये धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि किस त्यौहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर घर की छत पर जो है साल के फूल रखता है। तो ये कहाँ पर, सरहुल। अब सरहुल को जो है अलग अलग अगर बोला जाए, जनजातियों में अलग अलग नाम है। तो सरहुल जो है, अगर ओवरऑल बात किया जाए तो सभी जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार क्या होता है, सरहुल होता है। लेकिन अगर संथाल का सबसे बड़ा त्यौहार बोला जाए तो ये क्या है, सोहराय हो जाएगा, ठीक है। जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार हो गया, ये क्या हो गया, सरहुल। लेकिन अगर संथाल की बात की जाए, तो इसका जो है सोहराय, जो पशुओं का पूजा होता है, ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, ठीक है। सोहराय संथाल के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या होता है, सोहराय। लेकिन ओवरऑल जनजातियों का अगर बोला जाए सबसे बड़ा त्यौहार क्या हो जाएगा, सरहुल। अब इसको जो है अलग अलग नाम में, जैसे उरांव में जो है इसको सरहुल को जो है खद्दी बोला जाता है, अब संथाल में जो है इसको बापरब बोला जाता है, ठीक है, बापरब बोला जाता है। अब खड़िया में इसको, खड़िया जनजाति में जो है सरहुल को जकोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मुंडा जनजाति में इसको सरहुल के नाम से ही जाना जाता है। इसमें जो होता है, ये फेस्टिवल 4 दिनों तक चलता है, ठीक है। ये फेस्टिवल जो है
4 दिनों तक चलता है। कौन? सरहुल। लेकिन सोहराय बोला जाए तो ये कितना 5 दिनों तक चलता है सोहराय फेस्टिवल। ठीक है। इसमें जो है मछली के जल से घर का अभिषेक किया जाता है, दूसरा दिन उपवास रखा जाता है तथा जो पाहन होता है, जो गांव का पुजारी होता है, वो सभी के घर के छत पर जाकर साल का डाल फूल रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, इसमें एक प्रसाद के रूप में जो मुर्गा की बलि दी जाती है, उस मुर्गा और चावल को मिलाकर एक खिचड़ी तैयार किया जाता है। उस खिचड़ी को क्या बोलते हैं? उस खिचड़ी का सूड़ी खिचड़ी बोलते हैं, सूड़ी। ठीक है। गिड़िवा क्या होता है? ये सभी इम्पोर्टेंट है। गिड़िवा इसमें क्या बोलते हैं? गिड़िवा होता है एक जो भसाता है। ठीक है। गिड़िवा होता है विसर्जन स्थल को। ठीक है। विसर्जन स्थल यानी भसाना भी इसको जनरल वर्ड पर कहा जाता है, विसर्जन स्थल। और पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सरना। ठीक है। पूजा स्थल को सरना। इसमें जो है सरई के फूल से जो है पूजा किया जाता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता कब है? ये जो है चैत्र माह शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ये याद रखना है, चैत्र माह शुक्ल पक्ष तृतीया को। ठीक है। शुक्ल पक्ष तृतीया को जो है इसको मनाया जाता है। इसको फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक है। सरहुल को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है और ये बसंत ऋतु मनाया जाता है। ठीक। वंदना अगर बोला जाए तो वंदना कब होता है? वंदना जो है ये पालतू पशु से रिलेटेड है और ये कब होता है? ये कार्तिक अमावस्या में होता है। कार्तिक अमावस्या में होता है और ये पालतू पशु से रिलेटेड होता है और इसकी जो है ओहिरा गीत से शुरू होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ओहिरा गीत से शुरू कौन सा फेस्टिवल होता है, तो क्या हो जाएगा? ये सोहराय फेस्टिवल। रोहिणी ये बीज बोने का त्यौहार है, बीज बोने का त्यौहार है। और फर्स्ट फेस्टिवल है यानी पहला पर्व है इन कैलेंडर ईयर। ठीक है। कैलेंडर ईयर में सबसे पहला फेस्टिवल क्या है? यही सबसे पहला, अगर कैलेंडर को देखा जाए जनजातियों की, तो सबसे पहला जो फेस्टिवल होता है ये रोहिन ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरा क्या है, और बात की रोहिन में किसी तरह का भी डांस परफॉर्म नहीं किया जाता है, किसी भी तरह का डांस भी परफॉर्म नहीं किया जाता और किसी तरह का भी इसमें सॉन्ग नहीं गाया जाता है। ओहिरा गीत के साथ कौन सा त्यौहार संबंध है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये वंदना हो जाएगा। ठीक है। ये मकर संक्रांति के दिन जो है टूसू पर्व मनाया जाता है। किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर जो है चलते हैं? ये कौन सा हो गया? मंडा फेस्टिवल हो गया। ये जो है मंडा पर्व जो है शिव भगवान का सबसे कठिन उपासना माना जाता है। कठिन जो है उपासना माना जाता है। उपासना, इसमें 2 वर्ड होते हैं, एक धुआंसी होता है। ठीक है। और एक क्या होता है? फुलकुंदी होता है। ठीक है। आग के ऊपर अगर लटक कर झूलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? धुआंसी बोलेंगे। और जलते अंगारों पर अगर चलेगा तो वो क्या बोलते हैं? उसको फुलकुंदी कहा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? मंडा फेस्टिवल में ऐसा किया जाता है। और जो मेल उपासक होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको भक्ता कहा जाता है। ठीक है। जो मेल उपासक होते हैं उसको भक्ता, और जो फीमेल होती है उसको क्या बोला जाता है? सोक्ताइन। ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? सोक्ताइन कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए कर्मा जो है, इसमें कर्म धर्म 2 भाई थे, उसके बारे में जो है
कथा सुनाया जाता है। और ये जो कर्मा होता है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। ठीक है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। और ये कब? भादो शुक्ल पक्ष, भादो में किया जाता है। शुक्ल, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को होता है, एकादशी को होता है। ठीक है, इसमें जो है मुंडा जनजाति के द्वारा 2 टाइप का कर्मा किया जाता है। पहला हो गया एक राजकर्मा हो गया, और एक क्या हो गया? देशकर्मा हो गया। जो देशकर्मा जो किया जाता है वो अखड़ा में किया जाता है, और घर के आंगन में जो किया जाता है उसको रासकर्मा बोलते हैं। ठीक है, मुंडाओं के द्वारा। जनी शिकार क्या होता है कि ये जो है जनी शिकार फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है कि ये जो है 12 वर्ष में मनाया जाता है, 12 वर्ष के अंतराल पर। और इसमें जो है ये फीमेल जो है ये क्या करते हैं, मेल का वेश धारण करती है और शिकार पर निकलती है, धारण कर शिकार पर जाती है। ठीक है, और ये जो है एक तरह से मुगल शासक जो थे, जो इन पर किए थे, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये किया जाता है। ठीक है, मुगल शासक चूँकि काफ़ी इनको जो है परेशान किए थे, तो उसी की याद में जो है ये जनी शिकार फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया कि किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर जामकोई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो ये कौन से हैं? बिरसा मुंडा हैं। और इन पर जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया था। ठीक है, और ये इनाम की राशि पकड़वाने वाले किसको मिलता है? एक व्यक्ति है जिसको इनाम की राशि दी जाती है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है वीर सिंह महाली। वीर सिंह महाली, इसके द्वारा ही जो है गुप्त सूचना के आधार पर बिरसा मुंडा को पकड़ा जाता है। ये एकमात्र ऐसे नेता है जिनका जो है संसद भवन में मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, और अरण्यर अधिकार, इनका एक अरण्यर अधिकार नाम का जो है अरण्यर अधिकार, ये जो है अरण्यर अधिकार नाम का जो है इसका मतलब क्या हो गया? जंगल का अधिकार। ये एक पुस्तक लिखा गया इनके ऊपर, अरण्यर अधिकार नाम से, बिरसा मुंडा पर आधारित पुस्तक है। और ये किसके? महाश्वेता देवी वर्मा, ये उपन्यासकार हैं। कहाँ की हैं? बंगाल की, वर्मा के द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है कि 1815 में जो एडवर्ड 6 की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? ये भगवा कुआं, ये एक बिल्डिंग है, उसी के अंदर एक कुआं का निर्माण कराया गया था। ये कहाँ पर है? ये साहेबगंज में है, साहेबगंज है। तेलियागढ़ किला, इसको बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बंगाल का प्रवेश द्वार। ठीक है, बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजमहल, ये तेलियागढ़ किला यहीं पर है, राजमहल वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा कि झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिसके नेतृत्व में जो है 2011 की रिपोर्ट जारी किया गया था? इनका नाम क्या है? सुनील कुमार बर्नवाल। ठीक है, झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा, ठीक है, तो जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे। ये जो है एक सोचा समझा जो है उनको ही मानकर जो है ये क्या करते थे कि इनका आह्वान करते थे। ठीक है, और ये जो है जर्मन बाबा का गीत जो है ताना भगत आंदोलन में जो है ये यूज़ किया करते थे, ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट क्या हो गया कि झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया है? तो ये कब? 2001 में। ठीक है, जो फर्स्ट जो इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी, औद्योगिक नीति आई थी, तो ये 2001 में आया था। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी उपलब्ध साधन है उसका यूज जो है किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से हम कर सकते हैं तथा उसका जो है सर्वोत्तम हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 2001 इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो ये 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो ज़रूर लाइक करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।